दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है कौन सा था? ऑप्शन है गालिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या फिर साम्यवादी पार्टी। तो सही उत्तर रेडिकल पार्टी, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वर्ष 1901 में स्थापित रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी थी, जिसका दिसंबर 1917 में विघटन कर रेडिकल मूवमेंट दल में विलय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 3 संवैधानिक अदालतों के लिए प्रावधान करता है जो कि न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। संघीय शासन प्रणाली की भावना के अनुरूप संविधान में यूएस के सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति मिली है, जिसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भी अंगीकार कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार सही है, फ्रांस में एकात्मक सरकार सही है, और देखिए कनाडा में एकात्मक सरकार, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कनाडा के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संविधान अधिनियम 1867 कनाडा में संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, न कि एकात्मक व्यवस्था। इसका अर्थ ये है कि कनाडा में सरकार के मुख्य 2 स्तर, संघीय सरकार यानी राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकार यानी क्षेत्रीय सरकार। कनाडा एक मजबूत केंद्र वाला संघ है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान या संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो सही उत्तर संघीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन है। संघ राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्ति विभाजन के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य सामंजस्य बना रहता है और राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं स्थानीय सरकार के पास होने के कारण जो हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार और स्थानीय महत्व के विषय स्थानीय सरकार के पास होने के कारण राष्ट्रीय एकता और स्थानीय शासन की स्वतंत्रता कायम रहते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते और विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से नहीं हटा सकती। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर बेजहार्ट ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहा है? तो उत्तर है कम्युनिस्ट दर्शन। याद रखिएगा, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट फिलॉसफी रहा है। चीन में सर्वहारा क्रांति का श्रेय माओ को जाता है, जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट यानी माओवादी विचारधारा को चीनी समाज में स्थापित करना और प्रतिक्रियात्मक विचारों का हिंसात्मक दमन करना है।
जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी चीन के माओ द्वारा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो वर्ष याद रखिएगा 1887। अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग यानी आईसीसी ये 1887 के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अधिनियम के तहत बनाई गई संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी थी। इसका उद्देश्य उचित दर सुनिश्चित करने, दर भेदभाव खत्म करने और सामान्य वाहक के अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए रेल मार्ग को विनियमित करना था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 2। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों के अतिरिक्त उसके कार्यकाल यानी 4 वर्ष और उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति कार्यालय से अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? तो सही उत्तर एनपीसी यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। देखिए, चीन के विधानमंडल को एनपीसी या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम दिया गया है। ये चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है और एनपीसी का निर्वाचन 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए होता है। एनपीसी का वर्ष में 1 बार सत्र आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या राज्यसभा? तो सही उत्तर है, ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन सभा है। ब्रिटिश संसद का गठन राजा सहित लॉर्ड सभा और कॉमन 2 सदनों से मिलकर होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य वंश परंपरागत विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं जो निर्वाचित न होकर मनोनीत होते हैं, जबकि कॉमन सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्षता स्पीकर करता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा का अध्यक्ष वर्ष 2005 के पूर्व लॉर्ड चांसलर होता था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है और लॉर्ड सभा द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर उपराष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय या उच्च सदन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी विधानसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। और भारत में भी आप जान लीजिए कि उच्च सदन यानी राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और निम्न सदन यानी लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप राष्ट्रपति प्रदान करता है। वो विदेश नीति निर्धारित करता है और अमेरिका के विदेशी मामलों को संचालित करता है। हालांकि कुछ मामलों में वो सीनेट से सलाह और सहमति भी प्राप्त करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आर्टिकल 39। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 39 फ्रांस के प्रधानमंत्री को संसद में लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव प्रदान करता है और इस अनुच्छेद के तहत विधायी पहल का अधिकार जो है ये प्रधानमंत्री और संसद के सदस्यों को प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए दोस्तों कि फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 39 फ्रांस के प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत या इंग्लैंड? तो सही उत्तर चीन हो जाएगा।
दोस्तों चीन में एकल दल प्रणाली है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संपूर्ण व्यवस्था पर एकाधिकार है। अन्य दलों की उपस्थिति तो है पर उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको जो है ग्रुप बताना है कि कहाँ पर दोहरी नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए या स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो सही उत्तर स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। दोस्तों स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इनके नागरिक संघ और राज्यों के अलग अलग नागरिक होते हैं, जबकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? एच हैंसन, ए रॉबसन, डी गोरवाला या फिर डिमाको। तो सही उत्तर ए रॉबसन, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आधुनिक काल में लोक निगम का विकास अमेरिका में हुआ है। रूस में समाजवाद की स्थापना से पूंजीवादी राष्ट्र भयभीत हो गए और अपने अपने देशों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करने लगे। इसके संदर्भ में व्यावसायिक उद्योगों के सरकारी स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण प्रथा शुरू हुई, जिसकी देखभाल सबसे महत्वपूर्ण संगठन लोक निगम अथवा सरकारी निगम के माध्यम से की गई। और इसी महत्व के कारण ए रॉबसन ने इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बताया। रॉबसन के अनुसार लोक निगम लोकनीति के एक यंत्र के रूप में कार्यशील है और उन्हीं के शब्दों में लोक निगम राजनीतिक संगठन और वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार है। ये ए रॉबसन का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन ये स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो ये कथन C.F. स्ट्रांग का है। C.F. स्ट्रांग का कथन है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। और डायसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग और वितरण की व्यवस्था है। और स्ट्रांग का कहना है कि संविधान का उद्देश्य सरकार के कार्यों को सीमित करना है। अगला प्रश्न है, लिखित और अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ये कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर गार्नर का। लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। ये गार्नर का कथन है। इसी तरह संविधानों का लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। और स्ट्रांग के अनुसार ये मिथ्या भेद है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित हो। और इसी तरह गार्नर, ब्राइस, स्ट्रांग, लीकॉक, एम स्टीवर्ट आदि विद्वानों ने लिखित अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, संविधान क्या है? तो सही उत्तर है संविधान देश का मूलभूत कानून है। संविधान एक ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों का वर्णन करता है। इसे देश का सर्वोत्तम और मूलभूत विधि कहा जाता है। संविधान राज्य के समस्त अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है और राज्य और देश के नागरिकों के मध्य जो संबंध है उनकी व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? आपको बताना है। फ्रांस, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के मध्य बंटती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। विभिन्न देशों की शासन प्रणाली के बारे में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। इसको अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली, कनाडा में संघात्मक और संसदीय शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली और चीन में समाजवादी या जनवादी गणराज्य की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी, आपको बताना है। भारत, चीन, ब्रिटेन या अमेरिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर ब्रिटेन, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक युग में संविधान की अवधारणा का विकास ब्रिटेन से माना जाता है। ब्रिटेन की ये संवैधानिक व्यवस्था वहाँ के परिस्थितियों की देन है। 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम और 1688 की रक्तहीन क्रांति आदि घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे संवैधानिक शासन का विकास हुआ, जो संसदीय शासन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। आप जान लीजिए, आधुनिक काल में लिखित संविधानों में सबसे पुराना अमेरिका का संविधान है और अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन का जनक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है। तो आप जान लीजिए, ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और भारत का लिखित या निर्मित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के संबंध में कहा जाता है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं, बेजहाट का कथन है। ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, डायसी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, अवधि और मरण का केंद्र बिंदु है, ये लास्की का कथन है। और ब्रिटेन की संसद के स्पीकर सर थॉमस हंगरफोर्ड विश्व के पहले स्पीकर थे। और जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अमेरिका का संविधान तो ये 1789 में लागू हुआ था। फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा और 1628 के पिटीशन ऑफ राइट्स के द्वारा। और आप देखिए, चीन का संविधान जो है ये दिसंबर 1982 में लागू हुआ था। 3, 4, 1, 2 विकल्प देखते हैं। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, सैनिक विधि, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या शक्ति पृथक्करण। तो विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ से संविधानवाद का संबंध है। विधि का शासन संविधानवाद की मुख्य विशेषता है। संविधानवाद उन विचारों और सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण और समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ये संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसकी मान्यता है कि शासन संविधान के नियमों और विधियों के अनुरूप संचालित हो। संविधानवाद शासन की वो पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाए और ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबंधित और सीमित रखा जाए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें। पिनाक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया या तथ्य का नाम नहीं, अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों और वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रण, अमूर्त और व्यापक प्रतिनिध्यात्मक मूल्यों, प्रतीकों, अल्पकालीन परंपराओं और भावी महत्वाकांक्षाओं से संबंध है। विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद सरकार और नागरिक तथा एक सरकारी सत्ता की दूसरी सरकारी सत्ता से संबंधों की ठोस व्यवस्था है। और विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद के प्रमुख 4 आधार हैं: समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमत, विधि के शासन पर सहमत, संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर सहमति और विशेष नीतिगत मुद्दों पर सहमति। अगला प्रश्न है, संविधानवाद होता है कैसा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधानवाद कैसा होता है आपको बताना है। कठोर, गतिशील, अस्थायी या फिर अपरिवर्तनशील। तो संविधानवाद गतिशील यानी डायनेमिक होता है, क्योंकि संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। इसमें अस्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है, जिससे ये प्रगति में बाधक नहीं बल्कि प्रगति का साधन बना रहता है। चूँकि विकास के लिए अस्थायित्व भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा विकास दिशाहीन होगा। इसलिए संविधानवाद की धारणा स्थिरता युक्त गत्यात्मकता की सूचक है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है और संस्कृति विकसित होती है, जिससे संविधानवाद गत्यात्मकता प्राप्त करता है। दोस्तों, संविधानवाद की विशेषताओं में आप देख सकते हैं कि संविधानवाद एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है, संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, संविधानवाद प्रधानतः साध्यमूलक अवधारणा है और संविधानवाद सामान्यतः संविधानजन्य अवधारणा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में
वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग या हर मैजेस्टीज ट्रेजरी कहा जाता है। इस विभाग के प्रमुख कैबिनेट मंत्री को चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? तो ये हैं मॉन्टेस्क्यू। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब अमेरिका के संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। मेडिसन ने कहा है कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं और फाइनर के अनुसार अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? आपको बताना है। तो कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। और भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? आपको बताना है। संघ की, राज्यों की, ए और बी दोनों की या किसी की भी नहीं? तो सही उत्तर, अमेरिकी संविधान द्वारा संघ की शक्तियां निश्चित की गई हैं। अमेरिकी संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। इसकी आधारशिला संघवाद है। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं और अन्य शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? आपको बताना है। ब्लैकस्टोन, लासवेल, C.F. स्ट्रांग या के सीवियर? तो सही उत्तर, C.F. स्ट्रांग। C.F. स्ट्रांग संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानते। इनके अनुसार संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है। संविधानवाद और संविधान में कोई अंतर नहीं है। इनके विचार का समर्थन कोरी और अब्राहम जैसे विद्वान भी करते हैं। C.F. स्ट्रांग के अनुसार संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कोरी और अब्राहम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुसार शासन को संविधानवाद कहा जाता है। और आप जानते हैं संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है, संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, गत्यात्मक अवधारणा है, संविधान पर आधारित अवधारणा है और मूल अधिकारों पर आधारित शासन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करता है और संविधानवाद विधि सम्मत शासन और जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी प्रणाली में निहित जो शक्तियां हैं उनका अर्थ होता है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। ऑप्शन डी। देखिए, अमेरिकी संविधान में दोस्तों निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। अमेरिकी संविधान में संघ सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के जो प्रकार हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्यायोजित शक्तियां वे शक्तियां हैं जो संघ सरकार को प्राप्त हैं। आरक्षित शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्राप्त शक्तियां हैं। समवर्ती शक्तियां वे हैं जो राज्य और संघ सरकार को समान रूप से प्राप्त हैं। निहित या गर्भित शक्तियां वे हैं जो कांग्रेस द्वारा प्रयोग की जाती हैं और जो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु कांग्रेस को प्राप्त शक्तियों के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। और अस्वीकृत शक्तियां वे हैं जो न तो संघ सरकार और न ही राज्य सरकार को दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना, अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दल की ये परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा गेटेल की है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राजनीतिक दल की ये परिभाषा गेटेल के द्वारा दी गई है।
राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण हैं, बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। एडमंड बर्क का कहना है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। और न्यूमैन का कहना है कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिक के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि जो है वो क्या है? तो सही उत्तर 5 वर्ष। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है, जो वर्ष 2002 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है चेंबर ऑफ डेपुटीज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन चेंबर ऑफ डेप्यूटीज है, जिसे अब नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। फ्रांस के संविधान में न तो अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान है न तो संसदीय सरकार का, बल्कि यहाँ पर दोनों ही तत्वों का मिश्रण है। फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र या 5th रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, फ्रांस में एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय और संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। दोस्तों, फ्रांस के सरकार में संविधान में न तो अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान है न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। एक और इसमें शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 7 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मनोनीत मंत्रिपरिषद होती है, जिसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, परंतु मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते। इस प्रकार फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के मध्य जटिल संबंध का कारण अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वो है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं, ये कहता है या ये किस न्यायपालिका के विषय में कहा गया है? तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। दोस्तों, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत शक्ति इसे प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय वहां संविधान और नागरिक अधिकारों का रक्षक है। इसकी व्यापक शक्ति को देखते हुए जस्टिस हुज ने कहा है कि हम यानी अमेरिकी जनता एक संविधान के अधीन तो है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। और आप जान लीजिए, जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने यहाँ तक कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। अगला प्रश्न है, लौह आवरण या स्टील कर्टेन, जो आयरन कर्टेन शब्द है, ये किसने प्रचलित किया था? तो सही उत्तर है, ये शब्द चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा प्रचलित कराया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अमेरिका की यात्रा पर गए। उन्होंने 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर शांति स्तंभ नामक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने रूस की तीखी आलोचना की। इस भाषण में उन्होंने रूस के कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए कहा, रूस ने लोहे का आवरण पर्दा नीचे उतारा है। चर्चिल का ये भाषण शीत युद्ध की शुरुआत की सूचना भी देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि देखता है, जबकि राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से। सही है। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है। सही है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। सही नहीं है। विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन सदैव बना रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना सिद्धांत है। शक्ति संतुलन की जो विशेषताएं हैं, उसमें इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है, जबकि राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से। इसकी स्थापना के लिए राज्यों या राष्ट्रों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है।
शक्ति संतुलन मात्र बड़े राष्ट्रों द्वारा किया जाता है और शक्ति संतुलन की स्थापना अस्थायी रूप से भी हो सकती है। इसलिए कथन 3 गलत है, क्योंकि शक्ति संतुलन की स्थापना की जाती है, ये स्वतः स्थापित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय था। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 फ्रांस के इतिहास में राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी। इसके दौरान जो फ्रांस की सरकारी संरचना थी, पहले कुलीन और कैथोलिक पादरियों के लिए सामंती विशेषाधिकारों के साथ पूर्णतः राजशाही पद्धति पर आधारित थी। इस क्रांति के द्वारा इसमें आमूल परिवर्तन करते हुए नागरिकता और अविच्छेद्य अधिकारों के प्रबोधन सिद्धांतों पर ये आधारित हो गई। और याद रखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विश्व के विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। ये प्रश्न आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।